हेलो थ्रिन फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी को बढ़िया होना भी चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो एपिसोड पे आते हैं और बात करते हैं क्या हुआ था पिछले एपिसोड में। देन हम बात करेंगे क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। सुप्रीम रियलम के संडे फंडे में चलने से पहले अगर मेंबरशिप नहीं ली है तो जरूर से ले लेना। ग्रैंड वर्ल्ड के वीडियोस आज से पब्लिक होने शुरू हो जाएंगे। मेंबरशिप वालों तुम्हें पहले पता चल रहा है, जो ये वीडियो बाद में देखेगा उसे बाद में पता चलेगा। शायद तुम ग्रेट वर्ल्ड का वीडियो देख चुके होगे, मुझे बता देना क्या चीज समझ नहीं आई। अब एपिसोड की तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपना जियोयान था वो लड़ रहा था चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जो 4 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन था। लेकिन जान जानता था कि इसे हरा पाना मुश्किल होगा। लेकिन उसी टाइम पे एक चमकती हुई लाइट आई थी जो सैन जियान युआन थी, जिसने आसानी से उस चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दिया था। कहीं तो एक ही अटैक में मार दिया था। हालांकि युआन को दाल में कुछ काला लगा था, लेकिन जॉन उसकी सुनने को तैयार नहीं था। वैसे भी लोगों तुम्हें पता है कि जॉन ने इसे सेंस कर लिया था, बट जॉन खुद जानना चाहता था कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो इतनी जानी पहचानी लग रही है और उससे इतना फेमिलियर उसे क्यों महसूस हो रहा है। इसलिए तो जॉन पूरा प्यार उस पर लुटा रहा था। दूसरी तरफ लॉर्ड जू को तो बता दिया गया था कि जॉन प्यार में टल्ली हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन जॉन को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डॉग आई मरमेड किंग को बाहर निकाल देता और मरमेड किंग से पता चलता है कि वो यहाँ के ट्रेजर्स को ढूंढ रहा था। ट्रेजर से पता चलता है कि जो एल्यूजेंसी है ये मैजिक सी, इसका एक एम्परर हुआ करता था जिसने यहाँ पे काफी ट्रेजर छिपाए थे। जुआंग हुआन यहाँ पे जॉन से कहता है कि हमें वो ट्रेजर्स खोलने चाहिए। दूसरा नंबर 7 बाबू भी आ गया था। बाबू नहीं मतलब बू। वो भी जॉन से कहता है उसे भी 2 चीजें चाहिए। तभी जॉन कहता है लेकिन उस पर खतरा है, पर जुआंग हुआन कहता है कोई बात नहीं, कोई तो खोलेगा ही, तो हम ही खोलते हैं। आओ देखते हैं कि क्या ये लोग अब वो ट्रेजर ओपन करेंगे या नहीं। एपिसोड शुरू होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जॉन तुरंत ही कहता है ठीक है, सब कुछ ब्रदर जुआंग हुआन के अकॉर्डिंग ही होगा। तभी अपना बू जो होता है वो तुरंत ही कहता है सभी लोग इस जट पर्ची में दर्ज कोई भी चीज अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप जो भी इच्छा हो मेरे से ले सकते हैं। आई हैव एवरीथिंग। और इसके बाद वो कई जट पर्चियां निकालता है जो जियोयान जुआंग हुआन और यहाँ मौजूद सभी के हाथों में आ जाती हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है अब मैं चलता हूँ। कई और भी हिडन ट्रेजर से एक साथ खुल रहे हैं। आप सभी को मैं बेल ब्लेसिंग्स देता हूँ। इतना कहने के बाद जुआन जुआंग हुआन दोनों ने ही उसे ग्रीड किया होता है और वो यहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद जॉन कहता है ओए चल गोजे खड़ा हो, कुत्ते की आंख, चल एक्टिवेट कर हिडन ट्रेजर। यहाँ पर डॉग आई जो होता है वो एकदम मस्त जॉन के ऑर्डर को सुनते ही अपनी फॉरबिडन आई को एक्टिवेट कर देता है। हाँ भी सीखी हो गई यार। साथ ही डॉग आई तुरंत ही कहता ठीक है क्योंकि मामू तूने इस बार मेरे को उचिल गोजे से लड़ने में मदद की और मेरा बदला लेने में, इसीलिए मैं तेरी मदद जरूर करेगा। अगले पल उसकी एजियोलाइट फूट पड़ती है और फॉरबिडन आई की पावर घेर लेती है। नेक्स्ट मूवमेंट एक रेड लाइट निकलती है। फॉरबिडन आई से उड़ते हुए समुद्र की सतह पर फैलने लगी थी। आधी पानी के अंदर थी और आधी पानी के ऊपर, जो धीरे धीरे घूम रही थी। कहे तो कंपास की सुई की तरह चारों तरफ गोल्डन लाइट और अजीब से सिंबल्स उड़ने लगते हैं। जॉन उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये चीज है क्या, लेकिन वे सब यूज की हथेली के आर पार हो रहे थे जिससे इन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल था। यहाँ का तुरंत ही कहता है डैम इट, इन्हें पकड़ना बेकार है। इनके अंदर की जो फॉरबिडन पावर है वो बेहद पावरफुल है। तभी डॉग आई कहता है बिल्कुल, ये हमारे क्लेन में हमेशा से मौजूद रहे। इनका यूज नॉलेज ट्रांसफर के लिए किया जाता था, लेकिन अंत में कोई भी इन्हें नहीं समझ पाया। मुझे इन्हें दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थे। कहूँ तो पहले के कंपैरिजन में इसमें और भी ज्यादा फॉर्मेशंस और सिंबल्स हैं। डॉग आई की आंख जॉन के बगल में मंडरा रही थी और इस समय इन फॉरबिडन सिंबल्स को देख रही थी जो एक्टिवेट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी हिडन ट्रेजर को ढूंढ रहे हो और उसे खोजने के बाद ये अचानक ही बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। डॉग आई की बात सुनने के बाद जोयान चुपचाप अपना सिर हिलाता है, लेकिन ये बात अभी भी हैरानगी वाली थी कि आखिरकार कौन सा ऐसा पर्सन रहा होगा जिसने ऐसे ट्रेजर को छिपाया और इतनी खतरनाक फॉर्मेशन बनाई। इस समय सभी की निगाहें इस चीज पर ही टिकी थी। अगले ही पल डॉग आई एक रेड लाइट को निकलते हुए देखता है जो तेजी से एक तरफ की तरफ बढ़ रही थी। ये लाइट पिलर की तरह थी जो हेवन और अर्थ के बीच से एकदम कंडेंस हुई थी और घने बादलों को चीरती हुई अपेयर हुई थी। इसके अपेयर होते ही हिडन ट्रेजर सामने आता है। वो तुरंत ही कहता है जल्दी ही माउंटेन सी वर्ल्ड के अनगिनत पावरफुल लोग इस ट्रेजर के लिए होड़ में आएंगे। अगले ही पर लाइट की एक और रेस एल्यूजन सी के अंदर एंटर कर जाती है। जुआंग हुआन तुरंत ही कहता है चलो, इस लाइट के अंत में ही हिडन ट्रेजर छिपा हुआ है। जॉन अपने हाथ को लहराता और व्हाइट केव स्प्रेड को एक्टिवेट करके रेड लाइट के अंत में पहुंच जाता है। समंदर में एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज थी। हाँ, राइटर के बाप ने बनाई थी ये माउंटेन रेंज। यहाँ पे समंदर का पानी भी बेहद ठंडा था। पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज राइटर के चाचा खोल के गए थे और पानी का कलर एकदम ब्लैक था। हो सकता है भाई राइटर की मम्मी यहाँ पे बाल काले कर रही हो, समंदर का पानी काला कर दिया साले ने।
साथ ही यहाँ पे अंधेरा भी था। आप अपने चेहरे के सामने हाथ को भी नहीं देख सकते थे, पर जुआन यहाँ पे अपेयर होता है और आग की फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है, जिससे आसपास का अंधेरा गायब हो जाता है। धुंधला माउंटेन रेंज दिखाई देता है और उसके बाद वो रेड लाइट कुछ ही पल में माउंटेन पर गिरती है और पूरा माउंटेन जोर से कांपने लगा था और उस पर एक गोल्डन क्रैक दिखाई देने लगा था। अनगिनत सिंबल्स अपेयर होने लगे थे। लगता है हमें अंदर जाने के लिए इन बैरियर्स को ब्रेक करना होगा। ये देखकर जुआंग हुआन तुरंत ही कहता है। तभी जुआन डॉग आई की तरफ देखता है तो डॉग आई तुरंत ही कहता है, मुझे क्या देख रहे हो? क्या तू मामू बार बार मेरा ही यूज करेगा? तेरे को ये छोटे मोटे फॉर्मेशन ब्रेक करना भी नहीं आता? तभी जुआंग हुआन तुरंत ही कहता है, हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे जितना परफेक्ट नहीं हूँ। तुम तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो, इसीलिए मुझ पे तुम पर डिपेंड रहना होगा सीनियर बिगाई। मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर दोगे। भाई इसने चिकनी चुपड़ी बातें की थी ना कि डॉगाई अगर नहीं भी करना चाहता फिर भी कर देता। डॉगाई यहाँ पे अपनी छाती जो कि नहीं थी फिर भी फुलाते हुए कहता है, तुम्हारी नजर तेज है बच्चे, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें लोगों की पहचान करनी आती है। महाशक्तिशाली डॉगाई की पावर देखो अब तुम। अगले पल इसकी आंखों से गोल्डन लाइट निकलती है, जो एजियो लाइट निकलती है, जो गोल्डन पैटर्न को हिट करती है। अगले पल डॉगाई कहता है, ये तो टाइम फॉर्मेशन है, मैं भी इसे नहीं तोड़ सकता। जो देखकर जॉन तुरंत ही इसकी तरफ देखता है कि ओह महाशक्तिशाली डॉगाई। लेकिन अगर ये डॉगाई नहीं तोड़ पा रहा था तो फिर इसे कोई नहीं तोड़ सकता था। तभी डॉगाई कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, टाइम पूरा होने पर यह खुद ब खुद हट जाएगा। तभी जॉन कहता है, तो बिड़ू अगली बार तू मुझे सब कुछ एक साथ बताया कर, इसे अपने आप टूटने में कितना टाइम लगेगा? डॉगाई तुरंत ही कहता है, कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा कई साल। जॉन तुरंत ही कहता मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसे अभी तोड़ो। जो देखकर डॉगाई कहता मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं इसे फोर्सफुली तोड़ूंगा तो एंट्रेंस गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जॉन तुरंत ही कहता क्या ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम चाहते नहीं? जॉन सीधा उसके बिना धड़ वाले सिर को देखता है, बॉडी को देखता है कि साले का खोपड़ा नहीं था फिर भी इतना इगोइस्टिक था। और अगले ही पल जॉन एक थॉट के साथ इसे 9 कॉफिन के अंदर डाल देता है और नेक्स्ट मोमेंट उसे बाहर निकाल देता है, जिस पर डॉगाई कहता है, अरे बास्टर्ड मामू, तेरी माँ की ऐसी की तैसी, तेरी सारी बेबियां दूसरों के साथ भाग जाएं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। तभी जॉन कहता है, तुम इसे तोड़ रहे हो या मैं फिर से अंदर डालूं? जॉन की क्रुएल्टी और प्रेशर को देखते हो डॉगाई तुरंत ही कहता है, ठीक है फिर मैं इसे फोर्सफुली तोड़ दूंगा, लेकिन अगर इंट्रेंस गेट तबाह हो जाए तो तुम मुझे दोष नहीं दोगे? जिस पे जॉन कहता है, फिर इंट्रेंस गेट को ब्रेक मत होने देना, और डॉगाई को गुस्से से देखता है। तभी जुआंग हुआन तुरंत ही कहता है, ब्रदर जॉन थोड़ा इंतजार करना कोई बुरी बात नहीं, वैसे भी टाइम लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे पहले ही इंटर करने वाले हैं। लेकिन जॉन यहाँ पे चीजों को बिगड़ने भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसे अभी भी कुछ चीजों को बदलना होगा। हालांकि इससे डॉगाई मुश्किल में पड़ सकता था, लेकिन अभी ज्यादा समझने समझाने का भी टाइम नहीं था। दूसरा जुआंग हुआन डॉगाई को देखता है तो ये सोचने लगता है कि क्या इसके पास कोई उपाय हो सकता है। तभी जॉन कहता है, ब्रदर जुआंग हुआन, हालांकि मैं जिमिंग क्लेन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हमने अभी जिस चीज का सामना किया है वो उनका मेन टारगेट नहीं होना चाहिए था। तभी वो तुरंत ही कहता है, कोई बायुन, हालांकि मुझे ये नाम अननोन लगता है, लेकिन मैं इस खूबसूरत लड़की को पहचानता हूँ। और ऐसा कहते वो युआन की तरफ देखता है। हालांकि अब तक जुआंग हुआन को ये पता नहीं था कि युआन कैयोश डिवाइन रियलम के नंबर 4 थी। वो तुरंत ही कहता है, तुम पहले भी माउंटेन सी वर्ल्ड में आ चुकी हो, है ना? जुआंग हुआन के वर्ड से एकदम तारीफ भरे लग रहे थे, जिस पे संदेह करना मुश्किल था। साथ ही साथ वो वीमिंग क्लेन के बारे में जब यहाँ पे रहकर इतना कम जानता था तो युआन इतना कुछ कैसे जानती थी? तब युआन कहती मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ और तुम्हारे 5 ड्रैगन एम्परर के मेरे साथ संबंध थे। और ऐसा कहते उसने स्माइल किया था। जुआंग हुआन तुरंत ही कहता, संबंध? ओह बहुत गहरे वाले क्या? जुआंग हुआन की बात सुनकर युआन तुरंत ही कहती, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, हालांकि तुम्हारी ड्रैगन ट्राइब की बॉडी परफेक्ट है पर तरीकों में थोड़ी कमी है, जानवर हो ना, सॉफ्टनेस को समझो। जो सुनकर जो जुआंग हुआन होता है वो तो युआन को देखकर एकदम आंख मारते हुए स्माइल करता है, पर जुआन को इनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने हाथ को उठाता है और सोल सप्रेसिंग फ्लैग को बुलाता है और वीमिंग क्लेन की उन सभी स्पिरिट्स को फ्री कर देता है जिसे उसने हासिल किया था। अब सोल सप्रेसिंग फ्लैग के अंदर उनके ओरिजिन के कारण वे बच नहीं सकती थी। जॉन ने वीमिंग क्लेन की जब इन्हें स्पिरिट को देखा तो सभी के चेहरे पर हैरानगी भरे इंप्रेशन थे। इन्हें सच में फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं थी, ये केवल सोल बॉडी के साथ ही जिंदा थी। लेकिन फिर बिना बॉडी के, बिना पलंग तोड़ एक्सपेरिमेंट के इनके किलगोचे कैसे आते थे? हालांकि जॉन काफी क्यूरियस था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सभी स्पिरिट में केवल 2 ही पावरफुल थी, बाकी उसके चारों ओर इकट्ठा थी। तभी जुआंग हुआन कहता है, क्यूरियस तो मैं भी हूँ ब्रदर जॉन की बिना बॉडी के ये लोग बच्चे कैसे पैदा करते हैं? क्या आत्माएं भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं? जॉन ने जुआंग हुआन को अजीब तरीके से देखा था। भले ही वीमिंग क्लेन ने सावधानी से काम किया हो, लेकिन जुआंग हुआन को सब कुछ पता होना नामुमकिन नहीं था। पर कुछ तो पता होना चाहिए था। भंड तेरी दुनिया थी, जॉन तो पहली बार इस दुनिया में आया था, लेकिन जुआंग हुआन की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये भंड आदमी उससे भी पहली बार दुनिया में आया है। तभी जुआंग हुआन कहता है, वो ब्रदर जॉन मुझे सच में नहीं पता, आखिरकार माउंटेन सी वर्ल्ड में ड्रैगन क्लेन लगभग अनबीटेबल रहा है। वीमिंग क्लेन ने कभी मेरे ड्रैगन क्लेन को नहीं उकसाया, और इसके बाद तुम तो जानते हो मेरी इतनी सारी बीवियां हैं,
टाइम देना पड़ता है, हमारे यहाँ पे बच्चे पैदा करना जरूरी चीज है ना। तो वही बिजी आदमी था मैं। और इसके अलावा भी पूरा माउंटेन सी वर्ल्ड एंडलेस ट्राइब से भरा पड़ा है। हर साल नई ट्राइब पैदा होती है, मर जाती है, अनगिनत आ गई, अनगिनत लुप्त हो गई। मैं कहाँ तक काउंट करूंगा। हम लोग तो इनकी ज्यादा परवाह भी नहीं करते, इसलिए जिमिंग क्लेन के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। उसे डर था कि जॉन शक करेगा, इसीलिए उसने डिटेल में चीजों का एक्सप्लेन कर दिया था। फैंक्सी तो अभी भी डरा हुआ था, क्योंकि वो लगभग उनके चंगुल में फंस गया था। अगर जो यान ना होता तो उसकी डेस्टिनी अनएक्सपेक्टेड होती। लेकिन फैंक्सी और जुआन हुआन क्योंकि दोनों ही जिमिंग क्लेन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो जॉन इन स्पिरिट पर ही डिपेंड रह सकता था। जॉन के एक थॉट के साथ वो तुरंत इन सभी स्पिरिट्स को घेर लेता है। उसने पाया कि दो मेन स्पिरिट के अलावा सभी कमजोर थी, जैसे मानो ये इंसानी बच्चे हों। जो देखकर जॉन कहता है वास्तव में सोल के साथ बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ काफी अलग लगती है। हालांकि दो मेन जो सोल थी वो सेंसलेस लग रही थी। इसके अलावा जो यान की सोल सर्चिंग टेक्निक से भी उसे कुछ पता नहीं चला था। वे कागज की खाली सीट की तरह थी जिसमें कुछ भी नहीं था। जो देखकर जॉन कहता बड़े अजीब लोग हैं बे। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि वे इतने लॉन्ग टाइम तक छिपे रहे। यहाँ तक कि माउंटेन सी वर्ल्ड के पावरफुल लोगों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और अगर ये बैटल ना होता तो इन्हें खोजना भी मुश्किल होता। लेकिन जॉन के आने से इनका प्लान रिवील हो गया था। लेकिन क्या ये महज एक कोइंसिडेंस था, या उनका पेयर होना डेस्टिनी थी, या पहले से डिसाइडेड थिंग, या फिर कहें तो ये 4 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम था। चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन की प्रेजेंस से जॉन को महसूस कराया था कि जो से कोइंसिडेंस लग रहा है वो एक स्ट्रेटजी है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है युआन क्या तुम मुझे जिमिंग क्लेन के बारे में कुछ बता सकती हो, और रिस्पेक्टेडली उसे ग्रीट करता है। युआन जॉन की तरफ देखती और धीरे से उसके पास आते हुए कहती क्या तुम जानना चाहते हो। आवाज काफी स्वीट थी। जॉन हल्के से सेल आता है। वो देखता है कि युआन उससे बस इतनी दूरी पर है जैसे मानो अब उससे गले लगने वाली हो। तभी वो तुरंत कहती बैड लक से अब तुम मेरी बातों पे भरोसा कहाँ करोगे। अब तो ये आई हुई लड़की है ना, तुम्हें तो इसी की बातों पे भरोसा होगा, है ना। इसकी भैंस की टांग इतना जलती है क्या लड़कियां। युआन बोलते हुए सैन जियान युआन की तरफ देखती है और एक बनावटी सी स्माइल दिखाती है जिसमें अजीब सा उसका चेहरा लग रहा था। सैन जियान युआन अपने सिर को झुकाती है काफी सॉफ्ट अट्रैक्शन के साथ, जो देखकर तो युआन और गुस्सा हो जाती है। कमीनी दिखावा कर रही है। युआन तुरंत कहते हाँ मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जॉन को युआन का ये बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा था, इसलिए उसने अपना से हिलाया था। क्योंकि वो कुछ नहीं कहना चाहती तो आगे पूछना जॉन ने बंद कर दिया था। वो तुरंत ही कहते काफी अजीब है। जिसके बाद बोस सैन जियान युआन की तरफ मुड़ता है और कहता है चलो हम सैर पर चलते हैं, यहाँ का माहौल थोड़ा सा गर्म है। ऐसा कहते हुए जियान सैन जियान युआन के हाथ को पकड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जो देखकर युआन गुस्से से पैर पटकती है, जिससे आसपास के समंदर में तूफान आ गया था और पानी एकदम से बाहर हो गया था। वो तुरंत ही कहती है जानबूझकर मुझसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, ये सब मेरी मदद की वजह से हुआ है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं भी टहलने जाऊंगी अगर ऐसा है तो। एम्परर तियांग कांगबांग एक तरफ खड़े थे और अपनी बाएं वाली लौकी को घुमा घुमा कर गटक रहे होते हैं। युआन कुछ देर तक बड़बड़ाती रहती है, समंदर में पांव पटकती रहती है और इसके बाद अचानक ही गायब हो जाती है। तभी जुआंग हुआन तुरंत ही कहता है ब्रदर तियांग बांग अबे इनका रिश्ता क्या है बे, बड़ा अजीब लग रहा है। क्या ये दोनों योहानिस की वाइफ हैं? जो देखा एम्परर तियान जांग वांग तुरंत ही कहते हैं बहन के घोड़े मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, आज तक तो मुझे भी पल्ले ना पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जुआंग हुआन तुरंत कहता मैंने तो सोचा था योहानिस एकदम ग्लोरियस पर्सन होंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। हैं योहानिस भी ठरकी हैं। से तुम इंसानों में क्या कोई ऐसा वर्ड नहीं होता जो वाइफ नहीं होती उसके लिए? रखेल, जोरू, बाहर वाली, सल्ट, आई मीन बेस्या, नॉन ऑफिशियल वाइफ। जो सुनकर तियांग जान का तो गला ही अटक जाता है। वो तुरंत कहता है बे गलती से अगर यूली ने सुन लिया ना सूली में चढ़ा देगी। अबे तू हट जा भाई, तू बच्चे पैदा कर, निकल तू यहाँ से, तू कहाँ यहाँ पे आ गया है। तियांग कांग बांग समझ गया था इस बंदे को हवस के अलावा कुछ नहीं सूझता, इसे सिर्फ लड़कियां दिख रही हैं। बड़ी मुश्किल से तियांग कांग बांग खांसते हुए हंसता है कि है। दुर्सब लोंग की जो किनारे पर खड़ा था वो एकदम हक्का बक्का रह गया, तो उसे तो पता ही नहीं चला था ना कि ये किस बात पे हंस रहे हैं। कोई बात नहीं बेटे, क्यों आ जाएगी तो तुझे अच्छे से पता चलेगा कि ये किस बात पे हंस रहे हैं। फिर वो भी बोला कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल के आए हो, बॉडी में स्मेल किसकी है। तभी जुआंग हुआन तुरंत ही कहता मुझे इस बिगाई पे बहुत तरस आता है। और वो डॉगाई को देखता है जिसकी एज़ोलाइट लगातार उन निशानों को समझ रही थी। उस तब डॉगाई तुरंत कहता डैम इट, मुझे सब कुछ याद है, एक दिन सही टाइम आने पर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मामू तेरे पिछवाड़े में डंडा डाल के झंडा बनाऊंगा। डॉगाई की आंख से निकलने वाली लाइट अभी भी कम नहीं हुई थी। यह गुस्से में बड़बड़ाया जा रहा था, गालियां दिए जा रहा था, मुझे नहीं पता ये दे कैसे रहा है। साथ ही उसके एफर्ट्स के साथ लगातार ये जो निशान बने हुए थे टूटते जा रहे थे। डॉगाई के पास इन्फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका था जो पूरी तरीके से उसके थॉट पर डिपेंड करता था। दूसरा एल्यूजन सी में आसमान को चीरती हुई रेड लाइट अपियर हुई है। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। माउंटेन सी वर्ल्ड में अनगिनत पावरफुल लोग बेतहाशा इस तरफ दौड़ते हैं। उन्हें साफ तौर पर एहसास हो गया था कि रेड लाइट द्वारा दर्शाई गई लोकेशन हिडन ट्रेजर की है
और ये हजारों में एक बार मिलने वाला मौका था। दूसरी तरफ जुआंग हुआन तुरंत ही कहता है, ब्रदर जोयान, भले ही बेगाई के साथ आपने नाइंसाफी की हो, लेकिन तरीका बिल्कुल सही था। हम इंतजार नहीं कर सकते, अगर हमें पहले इंटर करना है तभी हमें फायदा होगा। हालांकि उसे डॉग आई के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था जॉन ने सही किया, क्योंकि डॉग आई के एफर्ट अगर ऐसे ही चलते रहे तो 3 दिन के भीतर ये सील टूट जाएगी। तभी मरमट किंग तुरंत ही कहते, मैंने कभी नहीं सोचा था कि समंदर की गहराई में ऐसा भी नजारा मिलेगा। सैन जियान तुरंत ही कहते, कितना सुंदर एरिया है। चारों तरफ के एरिया को देखती है। जॉन ने एक बार फिर सैन जियान को अपनी बाहों में भर लिया था और किसी अननोन रीजन से जैसे ही उस जियोयान ने उसे पकड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो तुरंत ही कहता है, क्यों, ये सब क्यों हो रहा है? बहन के घोड़े, जॉन पानी के अंदर है, पानी के अंदर अगर वो रो भी रहा है तो तुझे कैसे पता है कि वो रो रहा है? और तो और पानी खारा होता है, आंसू भी खारे होते हैं, तो उसकी पीएच वैल्यू कैसे चेक कर पा रहा है? जॉन को अपनी हथेली पे हल्का सा दर्द हो रहा था, जैसे मानो कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। अगले ही पल उसकी बॉडी जलने लगती है, जैसे नीचे की सफेद हड्डियां दिखाई देने लगती है। जॉन हड्डियों में खुदे हुए उस नाम को देखता है तो उसकी सोल कांप उठती है, उसका सिर दर्द से फटने लगता है, मानो अनगिनत यादें जो दबी हुई थी अपने बंधनों से मुक्त होने लगी हो। जॉन तुरंत ही कहता है, सैन जियान युआन, क्यों क्यों ये नाम मेरी हड्डियों पे क्यों है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? जॉन ने अपने हाथों में मौजूद उस खूबसूरत फिगर को धक्का देते हुए दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया था, लेकिन इस बार जॉन पहले की तरह बेहोश नहीं हुआ था। कहे तो ये सब बंधन सिर्फ एक ताले की तरह था, जिसे खोलने की चाबी जॉन के पास नहीं थी। वो चाहे इसे कितना भी पीट रहा हो, पर उसके पास इसे तोड़ने का तरीका नहीं। जॉन तुरंत ही कहता है, तुमने हमारी यादों को क्यों सील किया? क्यों? जॉन में हड्डियों पे खुद इस नाम को देखा था। अगर ये नाम उसके हाथों में था, मतलब ये पर्सन बेहद कीमती था, लेकिन वो उसे भूल चुका था। उसके सामने खड़ी इस लड़की को भूल चुका था, लेकिन उसे आइस रैबिट याद था, लेकिन उसकी याददाश्त में कुछ कमी थी। जॉन तुरंत ही कहता है, क्या तुम वही हो? सैन जियान को बाहों में जकड़ लेता है और पेन के कारण उसके सामने खड़ी फिगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है। तभी वो फिगर तुरंत ही कहती, जोयान क्या हुआ, क्या हुआ? मैं सैन जियान हूँ। जॉन को पता नहीं था कि उसने कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक फिगर अपीयर हुई थी और उसके चेहरे पर 4 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन का मास्क था। वो तुरंत ही कहता, ओह ये है इसका इनर मोस्टर। लुक इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार किसी के अंदर का इनर मोस्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक बार वो इसे कंट्रोल कर लेता है तो शायद वो इसका यूज एक बड़े ब्रेक थ्रू को हासिल करने में भी कर सकता है। लॉर्ड जो, तुम योहानस को कभी नहीं हरा सकते, पर यह वाकई मजेदार है। अफसोस की बात है कि सेनेक्सी जो जैन के हाथ में है। बताओ योहानस के सामने एक छोटा सा प्रदर्शन भी कितना इंटरेस्टिंग है। काश वो जगह मेरी होती। ऐसा लग रहा था जॉन को पेन में देखकर इसे खुशी हो रही थी। तभी जॉन कहता, नहीं तुम वो नहीं हो। जोयान की आंखें लाल थी, मानो वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा हो। वो तुरंत ही उसे अपने बाहों में भर लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जोयान की बाहें कसती ही जा रही थी। सैन जियान तुरंत ही कहती, रुको, तुम रुको, ये मुश्किल है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, रुक जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जॉन द्वारा जबरदस्ती बाहों में खींचे जाने से उसे काफी पेन हो रहा हो। 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। जॉन तुरंत ही कहता, तुम तो बस यूं ही मेरी बाहों में समा गई। तुम वो कैसे हो सकती हो? तुम वो हो ही नहीं सकती। अबे बहन के घोड़े, एक डायलॉग मैं कितनी बार पढ़ूंगा? ठीक है मान लिया वो नहीं है, अबे पागल ही कर देगा क्या? वो नोबल का हीरो है। अबे झंडूस आदमी, एक लड़की के चक्कर में उसे चूतिया बना दिया तूने। अगले पल बाहों में मौजूद खूबसूरत फिगर की बॉडी से हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगती हैं। बूम की आवाज के साथ एक जोरदार धमाका होता है और उसकी बाहों में सैन जियान का मांस फट जाता है। शरीर खून से लथपथ हो जाता है। जॉन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो जम जाता है जैसे मानो सांसें रुक गई हो। वो तुरंत ही कहता है नहीं, और अपने सिर को पीछे की तरफ झुका के वो जोर से दहाड़ता है, जैसे मानो पूरे समंदर को चीर देना चाहता हो। अगले ही पल जॉन की आंखें ऊपर की तरफ घूम जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जो देखकर 4 आई ऑफ डिस्ट्रक्शन तुरंत ही कहता, ओह बेहोश हो गया। लगता है उसके भीतर का मोस्टर अभी तक इसके कंट्रोल में नहीं आया। कहना मुश्किल है कौन जीतेगा। 4 आई ऑफ डिस्ट्रक्शन जॉन ने जोयान को मारने का मौका नहीं लपका था। ऐसा लग रहा था जॉन को मारने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस उसके साथ जो हो रहा था वो हर एक चीज देख रहा था। उसी पल आसपास के वाइड में हलचल होती है और कई इनविजिबल स्प्रिट्स अपीयर होती हैं जो तेजी से उसकी बॉडी में चली जाती हैं। और एक 3 सिर वाला ह्यूमन, ये कोई और नहीं बल्कि जिमिंग क्लेन का ची बायुन था, वही जिसने जोयान से फाइट की थी। वो तुरंत ही कहता है, मेरे जिमिंग क्लेन के लोगों को नुकसान पहुंचाया, पर आखिरकार मुझे अपना मौका मिल ही गया। चिवाई उनके चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपने हाथ को उठाया था। 7 उंगलियां पतली तरीके से कापी थी और नुकीले तलवार की तरह नाखून जोयान की तरफ बढ़ गए थे। वो तुरंत ही कहता, अब मैं तुम्हें अपने जिमिंग क्लेन की पावर दिखाऊंगा। और अगले ही पल वो दहाड़ता और उसके पंजे जॉन की छाती की ओर घुमाता है, पर अचानक उसके पीछे हवा का झोंका आया था। चिबायुन घूमता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो तुरंत ही कहता, ये एक ट्रैप है। नहीं, लेकिन बात खत्म होते ही उसकी बॉडी हवा में उड़ जाती है और वो तुरंत ही कहता है, डैम इट, ये सब क्यों हो रहा है? पहले तो कोई मेरी बॉडी को मिस्टीरियस तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जिससे मेरे क्लेन को भारी नुकसान हुआ, और अब हमारे खिलाफ साजिश हुई। चिबायुन गुस्से से दहाड़ता है। उसकी आंखें
दूर खड़े पर्सन पर टिकी हुई थी जिसने अभी अभी उसे घूंसा मारा था। वो तुरंत ही कहता है, क्या तुम कौन हो? उसके सामने खड़ा पर्सन जुआन से हुबहू मिलता जुलता था। उसकी शक्ल में थोड़ा अंतर था, लेकिन आईब्रो के बीच व्हाइट स्टार का निशान चमक रहा था। ये जोयान का ओइजन गॉड क्लोन था। हालांकि जोयान की रियल बॉडी बेहोश हो गई थी, लेकिन उसका क्लोन उसकी सेफ्टी के लिए 24 घंटे तैनात था, क्योंकि माउंटेन सी वर्ल्ड में जोयान ने हमेशा ही अपने अलर्ट बिहेवियर को एक्टिवेट रखा था। साथ ही ये क्लोन जोयान के कुछ ही दूरी पर था। चिवाई उनकी 6 की 6 आंखें सिकुड़ जाती उसने महसूस किया था। हालांकि उसने महसूस किया था ओइजन गॉड क्लोन से जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी वो आगे जाने में हिचकिचा रहा था और थोड़ा पीछे हट गया था। घात लगाकर उसका जो अटैक था वो नाकाम हो गया था, इसलिए चिवाई उन और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। आखिरकार जिमिंग क्लैन के कई मेंबर्स की स्पिरिट जुआन ने छीन ली थी, और अगर दोबारा वो फेल हुआ तो नुकसान और ज्यादा होगा। चिवायुन तुरंत ही कहता, मेरा जिमिंग क्लैन हर हाल में इसका बदला लेगा, और जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी वर्ड से एक आवाज आती है, जाने की कोशिश कर रहे हो, इस मौके को मत गवाओ। और ब्लैक शैडो उसके पास अपेयर होती है। उसी पर चीज बायुन जो जाने वाला था अचानक ही कांप उठता है और धीरे से मुड़ता है तो 4 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखता है। वो तुरंत ही कहता है, मामला इंटरेस्टिंग है और मौका रेयर, हम इस मौके को आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। और अगले ही पल चीज बायुन के चेहरे पर 4 आई ऑफ डिस्ट्रक्शन का मुखौटा आ जाता है, और अगले ही पल उसकी आवाज भी बदल जाती है। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते उसने ओरिजन गॉड क्लोन को बाईपास कर दिया था। बेहोश जोयान के पास पहुंचकर उसने चिबायुन के हाथ को जोयान के छाती पर रख दिया था, लेकिन उस पर अटैक नहीं किया। उसी पल वो 4 आई ऑफ मास्क चिबायुन के चेहरे से गायब हो जाता है और उसकी बॉडी वापस से उसके कंट्रोल में आ जाती है। उसने चिबायुन को बस इस सिचुएशन में पहुंचाया था। वो देखना चाहता था कि बायुन क्या करेगा। चिबायुन कांप उठता है। वो थोड़े से इफेक्ट के साथ ही जॉन की छाती को भेज सकता था, लेकिन उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, मानो किसी दर्दनाक सपने में हो। आखिरकार वो देखना चाहता था कि ये जोयान को मारकर क्या उसकी जान ले सकता है, या फिर अभी भी जोयान को बचाने के लिए कोई आएगा। दूसरा चिबायुन के चेहरे पर एकदम क्लिक इंटेंट आ जाता है। तीनों की तीनों आंखों में गुस्सा था। वो अपने हाथ को बढ़ाता है जैसे मानो जॉन की छाती को पार करने वाला हो, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक जॉन पर हो पाता एक आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस आवाज ने चिबायुन को जमा दिया था। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उसका शरीर मानो किसी और के कंट्रोल में हो। आवाज आती है, या तो यहाँ से चले जाओ या मर जाओ। चिबायुन अपना सिर उठाता लेकिन सामने वाले पर्सन को पहचान नहीं पाता, लेकिन उसके दिल में बेकाबू सा डर पैदा हो गया था। डर के मारे वो पीछे हट जाता है और भयानक चीख निकलती है। वो अनगिनत स्पिरिट में बदल जाता है, जैसे मानो वाइट को चीरते हुए गायब हो गया हो। तभी आवाज आती है, अरे ये तो दिलचस्प है, जो जन तुम भी आ गए। चिबायुन को रोकने वाले पर्सन ने काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर 9 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन का मुखौटा था। जूजन तुरंत ही कहता है, मतलब 9 आई 4 आई, मुझे तुम्हारा ये खेल पसंद नहीं आया। और दूर से 4 आई वाला पर्सन भी हिलकर जूजन के सामने आता है, कुछ ही फीट दूरी पर। और उनके बीच जोयान की रियल बॉडी थी। वो तुरंत ही कहते हैं, जूजन ऐसा तो मत कहो, आखिरकार ये खुद यहाँ पर आया है, ये मेरा एरिया है, तो चाहे वो जिए या मरे ये स्वाभाविक तौर पर मेरे हाथ में है। वैसे भी ये दुनिया काफी बोरिंग है और मैं इसे इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर क्योंकि योर हाइनेस यहाँ पर है तो क्यों ना थोड़ा सा तमाशा कर ही लिया जाए। तभी जू तुरंत ही कहता है, योर हाइनेस मरना नहीं चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ तो सही नहीं होगा। 4 आई तुरंत ही कहता है, क्यों नहीं। तभी वो तुरंत ही कहता है, ये मेरे नाटक का हीरो है, मैं जो नाटक करने जा रहा हूँ वो बहुत प्यारा और आइकॉनिक है, निश्चित तौर पर चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन के सभी लोगों को चौंका देगा। तो देखकर नंबर 4 कहता, ओह कितना आइकॉनिक, कितना प्यारा, मैं सच में क्यूरियस हूँ। लेकिन अब जब वो माउंटेन सी वर्ल्ड में आ चुका है तो ये मेरा भी हीरो है ना, मैं भी तो इससे मजे ले सकता हूँ। बैन के घोड़े साले के साले नल्ले हैं बे, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई रोजगार ढूंढ के काम आम किया करो बे, खाली बैठ के शैतान का घर हो गया है इनका दिमाग। ऐसा लग रहा था ये जैसे मानो किसी सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो। अभी जूजन कहता, माउंटेन सी वर्ल्ड में एंटर करना भी मेरा अरेंजमेंट है, तुम्हें बस देखना है और दखल नहीं देना है, वरना तुम भी मेरे हीरो बन जाओगे। और ऐसा कहते उसके चेहरे का मुखौटा गायब हो जाता है, जिसके बाद सीन जोयान पे आता है जो लड़खड़ाता है और शौक होते हुए अपनी आंखों को मलता है, मानो उसे पता ही ना हो कि उसकी आंखें क्यों ऊपर घूमी थी। दूसरा 4 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन जो चला गया था वो तुरंत ही कहता है, नयन काफी दिलचस्प लगता है, चलो देखते हैं कि आखिरकार उसने कौन सा दाव चला है। उम्मीद है वो कोई बड़ा दाव नहीं चलेगा, मुझसे बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। ये भाई सबके सब चूतिया लगते हैं मुझे। ये ऐसा लग रहा था चलते फिरते डेथ गॉड है, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी नचा सकते हैं, और इन्हें लोगों को नचाना पसंद है। साथ ही 9 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन का क्लोन जो यान का जूची का क्लोन था, वो अपने मन से जो चाहे वो नाटक कर सकता था, लेकिन 4 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन को इसमें कोई कमी नहीं लगी थी, क्योंकि उसने भी तो चीफ आई उनकी बॉडी पर कब्जा किया था। चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी की भी बॉडी को कैप्चर कर सकते थे, उनमें ये स्ट्रेंथ थी, तो उसे लगा 9 ने भी ऐसा ही किया होगा। इस पर जॉन भी यही सोच रहा था। ऐसा लगता है कि चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे का ओरिजिन क्लियर नहीं था। उसे यही लग रहा था कि 4 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन जिमिंग क्लेन से ही रिलेटेड है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो केवल कोई भाई उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। 4 आई चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन की आइडेंटिटी अभी भी मिस्टीरियस थी और ये बात द्वारा बनाए गए मुखौटे को पहनते थे।
लेकिन इस पल जॉन के मन में एक करेजफुल थॉट भी था, क्यों ना बात द्वारा बने हुए मुखौटे हैं तो हो सकता बाने और भी बनाए होंगे। अगर 2 या 3 या 4 आई ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ अपेयर हो जाएं, तो सिचुएशन और भी एडवेंचरस होगी, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो जॉन का मानना था कि क्यों ना उनके साथ खिलवाड़ किया जाए, हम उनके साथ कंट्रोल क्यों हो, बल्कि उन्हें क्यों ना मोहरे की तरह यूज करें। जैसे ये थॉट जॉन के दिमाग में आता है, उसने इसे छिपाने के बजाय कैओस डिवाइन रियलम में सभी लोगों को इसमें शामिल करने के बारे में सोचा था। केवल इसी तरीके से वो चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैओस में धकेल सकता था, क्योंकि जब सभी जगह चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन होंगे, सोच लो अगर कैओस डिवाइन रियलम के सभी लोग भी चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के घूम रहे, चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन भी चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के घूम रहे, तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन असली वाला है कौन नकली वाला है। इस तरीके से ज्यादा निशान मिलने की और सबूत मिलने की गुंजाइश थी। हालांकि कुछ छानबीन से यह भी पता चला था कि चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन एल्यूजन मुखौटा लगाकर और एल्यूजन क्लॉथ पहनकर बिना किसी निशान के गायब हो सकते थे और अपियर हो सकते थे, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो लिमिटेड थी। साथ ही जॉन गोल्डन मिस्टर श्रावर के बारे में भी सोच रहा था, वो उसे भी अपियर कर सकता था और कैरी कर सकता था। जैसे जैसे जॉन की पावर बढ़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का ये जो टावर था बेहतर तरीके से छिपा हुआ था। जब तक जॉन खुद इसे रिलीज नहीं करता, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल सकता तो अब तक ये टावर जॉन की बॉडी में सेफ नहीं होता। दूसरे वर्ड्स में कहें तो गोल्डन मिस्ट्रेस टावर की पावर इतनी ज्यादा थी कि खुद चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसे नहीं समझ सकते थे कि आखिर ये है क्या, और ये वो चीज है जिससे योर हाइनेस कैओस डिवाइन रियलम से ले आए थे। साथ ही ऐसा लग रहा था कि कैओस डिवाइन रियलम का जो किंग है वो इसी को खोज रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वो गोल्डन मिस्ट्रेस टावर के बारे में जो सच्चाई उसके काफी क्लोज था। अब तक जो टावर था उसकी स्ट्रेंथ योर हाइनेस द्वारा जोयान के लिए एक पाथ के तौर पर छोड़ी गई थी, लेकिन इसकी रियल पावर अभी तक अपीयर नहीं हुई थी। जॉन की पावर अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, फिर भी गोल्डन मिस्ट्रेस टावर के पूरे सीक्रेट वो समझ नहीं पाया था। इसमें टोटल 22 फ्लोर थे, जिनमें से ओपन केवल 15 ही हुए थे। लास्ट के 7 फ्लोर में क्या है ये अभी भी नहीं पता था। हालांकि जॉन सरप्राइज था, क्यूरियस भी था, लेकिन उसने जानबूझकर इसका पता नहीं लगाया, क्योंकि हर एक मंजिल के लिए एक मौके की जरूरत होती है, उसे फोर्सफुली ओपन नहीं किया जा सकता। लेकिन 15th फ्लोर पर एंडलेस कॉरिडोर या इटर्नल कॉरिडोर ने जोयान की इस दुनिया और यहाँ तक कि गोल्डन मिस्ट्रेस टावर को लेकर उसकी समझ को पलट दिया था। हालांकि इसकी एक कीमत थी, लेकिन इस चीज ने उसे फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल करने की स्ट्रेंथ दी थी, जिससे वो पास्ट को बदलकर फ्यूचर को बदल सकता था, जो टाइम रिवर के लॉस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से अगेंस्ट था। लेकिन जोयान का इस स्ट्रेंथ को हल्के में यूज करने का करेज नहीं होता। उसने इसका यूज केवल यूनियन को बचाने के लिए किया था, लेकिन इसकी पावर को यूज करने के लिए हेवन क्रिस्टल के सपोर्ट की जरूरत होती है। हेवन इंप्रूविंग क्रिस्टल एक मिस्टीरियस चीज थी और तब के बाद से ये कभी भी अपीयर नहीं हुई थी। जोयान का जूची क्लोन जो किनारे पर खड़ा था, उसका ऑरा काफी मिस्टीरियस था। उसने मुखौटा भी पहन रखा था, आईब्रो के बीच में एक निशान था। हालांकि इस क्लोन की स्ट्रेंथ कमजोर लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जोयान ने इसकी स्ट्रेंथ को महसूस किया था, जो कि वाइड के अगेंस्ट किसी को बुला सकता था, क्योंकि ये सन ऑफ वाइट था। निसंदेह ये उसके सबसे खतरनाक अटैकों में से भी एक था। इसके अलावा जूची के इस क्लोन ने जोयान को पावरफुल एनिमीज के खिलाफ लड़ने का मौका दिया था, उन एनिमीज के खिलाफ भी जिनसे वो निपट नहीं सकता। और यही रीजन था कि जॉन ने उसे 9 आई ऑफ चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन का मास्क पहनाने का फैसला किया, क्योंकि अगर 4 आई चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन को इसका पता भी चल जाए तो वो वाइड मार्क का यूज करके वाइड की पावर को यूज कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। गोल्डन सिकाडा क्लोन को जॉन ने बैकअप के तौर पर छोड़ रखा था, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में गोल्डन सिकाडा क्लोन मेन बॉडी को संभाल लेगा और ओरिजिन गॉड क्लोन सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा। लेकिन जॉन ने जिस सबसे बुरी शंका हालात की शंका जताई थी वो नहीं हुई थी। हालांकि जॉन को अपने सामने खड़ी लड़की और अननोन सेंट जियानुआन नाम याद नहीं था, लेकिन उसे याद था कि वो पहली बार बेहोश नहीं हुआ और उसके बेहोश होने का रीजन इसी नाम से जुड़ा हुआ था। इसलिए जॉन ने एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि चीबा यून और चीफ ऑफ डिस्ट्रक्शन अपेयर हुए थे, लेकिन जॉन के क्लोनों ने और बैकअप स्ट्रेटजी ने मौके को संभाल लिया था। अगर ये क्लोन ना होते तो जॉन की मेन बॉडी को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता, और अगर वो मेन बॉडी को प्रोटेक्ट कर भी लेते तो कीमत भयानक होती। पर खतरा अस्थायी तौर पर टल गया था और जॉन की बेहोश रियल बॉडी एक ड्रीम में फंसी हुई थी, एक ऐसा सपना जिसपे जुआन इन ट्रू रियलम की यादें समाई हुई थी। एक खरगोश जो कुत्ते जैसा दिखता था, इधर उधर उछलता कूदता था और बेहद परेशान करने वाला था। जॉन मन ही मन सोच रहा था, उसे सब कुछ स्पष्ट तौर पर याद था और वो अपनी इमेज में इसे देख रहा था। ये आइस लोटस रैबिट हमेशा एक ब्यूटीफुल फिगर की बाहों में था, लेकिन जॉन ने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, उस ब्यूटीफुल फिगर का वो चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो ब्यूटीफुल फिगर उससे बात कर रही थी, लेकिन जॉन उसके एक भी वर्ड को नहीं सुन पा रहा था। जॉन की फीलिंग्स लगभग पागल हो गई थी। आखिरकार इतने क्लोज आकर तुम उसे साफ ना देख पाओ, उसे साफ ना सुन पाओ, तो क्या ये बेकार नहीं था? जॉन कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन मुझे सब कुछ भुलाकर तुमने मेरे भीतर ये राक्षस क्यों बना दिया? जॉन अपने ड्रीम में भी काफी लाचार महसूस कर रहा था। उसने कोशिश की कि वो इस मॉन्स्टर के बैरियर से आजाद हो पाए, पर नहीं हो पाया।
जॉन तुरंत ही कहता है मैं हर कीमत पे तुम्हारी यादें पाऊंगा, चाहे ये कोई रुकावट हो या कोई टेस्ट। अनगिनत दुनिया और अनगिनत एक्सपीरियंस के बाद जोयान का जो सपना था वो धीरे धीरे कई जगह पर अटकता है और शांत हो जाता है। सीन रुक जाते हैं और लास्ट सीन जोयान देखता है कि एक फिगर जिसने बाहों पर खरगोश को पकड़ रखा था उसने खरगोश को जाने दिया था, जोयान को कसकर गले लगाया था और अगले ही पल जोयान की बॉडी में समा गई थी। जोयान तुरंत ही कहता है तो तुमने खुद को मुझे सौंप दिया था, लेकिन तुमने फिर मेरी यादें क्यों मिटाई? तुमने उन्हें मिटाया नहीं बल्कि उन्हें सील कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास उन यादों के बैरियर को तोड़ने की स्ट्रेंथ है, चाहे कुछ भी रीजन हो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता और ये मेरी मर्जी नहीं है। जोयान बड़बड़ा रहा था, जुनून और गहरा होता जा रहा था। उसके थॉट के साथ पावरफुल फोर्स क्रिएट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेमोरीज के बैरियर्स को तोड़ रही हो। एंडलेस टूटी फूटी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसने जुआन टियान ट्रू रियलम की हर एक बात को याद किया था। एम्प्रेस से पहली बार मिलना, एम्प्रेस का सपोर्ट मिलना, उसकी मदद, लॉर्ड जू के अटैक के साथ उसके अगेंस्ट फाइट करना, ब्लेजिंग फ्लेम आर्मी को बुलाना, जोयान के उसे इग्नोर करने से लेकर युआनर कहकर पुकारने तक, और अंत में अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर जोयान को देकर उसकी बॉडी में विलीन हो जाने तक। और इसे याद करते हुए जोयान उसे भूलना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बॉडी पर 3 वर्ड्स लिखे थे, ज़ेन, जियान, युआन। तो चलो गाइस, इसके साथ ही एपिसोड यही एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फ्रेंड फैमिली। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।